हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर परिवहन का ऑब्जेक्टिव। हम लोग 2 चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर फिजिक्स का, 3 चैप्टर केमिस्ट्री का। आज हम लोग थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, परिवहन का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। जो पेड़ पौधों में वाष्प उत्सर्जन होता है तो किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में कि फूल में। तो देखिए वाष्प उत्सर्जन जो पानी वाष्प के रूप में निकल जाता है तो पत्ता में होता है ना, कि जड़ और तना फूल में नहीं होता। किस में होता है, पत्ता में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। देखिए ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्रकुंचन दाब वर्ड आप लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर लिख देते हैं और लिख करके समझाते हैं। प्रकुंचन, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक होता है सकुंचन, सकुंचन, और एक होता है शिथिलन, और एक होता है अनुशिथिलन। शिथिलन, एक होता है अनुशिथिलन। अब बिना लिखी पते नहीं चलेगा। अनुशिथिलन, शिथिलन, आपको दिख रहा है ना। देखिए यहां पर भी कुंचन है, यहां पर भी कुंचन है, यहां पर भी शिथिलन है, यहां पर भी शिथिलन है। तो कुंचन की बात कहने का मतलब है कि सिस्टोलिक प्रेशर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, ठीक है। और शिथिलन यानी अनुशिथिलन को बोलते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। आप इतना ध्यान रखिएगा। तो जब कुंचन कुंचन की बात करेगा तो 120 होता है, और शिथिलन या अनुशिथिलन के होता है 80 mmHg होता है। यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। हमको लगता है कि अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा वर्ड के साथ में। तो कह रहा है कि कुंचन, तो कुंचन 120 हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन देखें 120, 150 और 90, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको 80 भी रहता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, किसमें, वेश में, वेश में भी यहाँ पर देता है, चैम्बर भी दे देता है, जगह भी दे देता है। तो 4 गो वेश में होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में, ऊट होना चाहिए, ऊद नहीं, ऊट में। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र, रक्त जो प्रवाहित होता है खुला परिसंचरण, तो कॉकरोच में पाई जाती है। मानव, घोंघा और ऊट में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं बल्कि बंद परिसंचरण तंत्र है। अगला प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन, भोजन संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन का संवहन। देखिए एक जाइलम और फ्लोएम 2 होता है। जल, जाइलम, देखिए जा से जल होता है, जा से जाइलम होता है। ये बात आपको पता है कि जा से जल भी होता है, जा से जाइलम होता है। नहीं, जाइलम जो होता है इसे जल और खनिज लवण का परिवहन करती है, और फ्लोएम फास से फ्लोएम और फास से फल, फल मतलब भोजन, यानी भोजन, फ्लोएम जो होता है इसे भोजन का परिवहन यानी संवहन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। तो आपको ही पता है कि प्लेटलेट्स, प्लेट रहेगा तब ना रक्त को रोकेगा यार, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन ... होता है। देखिए भैया एक कोशिकीय चाहे कोई रहे, एक कोशिका में जो परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक कोशिका में चाहे भोजन करने की बात हो, श्वसन की बात हो, परिवहन की बात हो, उत्सर्जन की बात हो, सब के सब विसरण के द्वारा। लेकिन जनन जो होता है से अलैंगिक जनन होता है, ठीक है जी। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम में वही ना बताएं कि जाइलम जल का वहन करता है, भोजन का पाचन नहीं, अमीनो अम्ल का वहन नहीं, ऑक्सीजन का वहन नहीं। तो क्या होता है, जल का वहन करता है। प्रश्न की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या वाष्प उत्सर्जन रंध्र से ही होता है। पत्तियों में तो होगा करता है, लेकिन पत्तियों में एक विशेष प्रकार का छिद्र पाई जाती है जिसको रंध्र कहते हैं, तो रंध्र से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हृदय में रक्त यानी ब्लड को संपूर्ण शरीर में मतलब भेजा जाता है, पे किया जाता है। यानी हृदय से, बोलिए इसको, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, तो हृदय से जो शरीर में भेजा जाता है, आप लोग को पता हो कि जो दिल होता है इसमें 4 गो चेंबर होता है, तो इसमें शुद्ध रक्त यहाँ से आता है, यहाँ से भेज देता है। तो ये नीलय के द्वारा ना, देखिए फेफड़ा के द्वारा, नीलय के द्वारा, लीनो, तो नीचे से शुद्ध रक्त को भेजता है, तो हो जाएगा नीलय।
ऊपरे वाला को अलिंद कहते हैं और नीचे वाला को नीलय कहते हैं। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजता कौन है? नीलय, ठीक है। और अलिंद में आता है, शरीर से अलिंद में आता है और नीलय से शरीर में भेजता है, ठीक जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है? यानी बीपी को मापने के लिए कौन सा यंत्र? स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है इसका। अगला प्रश्न है कि रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त को थाका बनाने में कौन सा इसमें काम करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या रसिका? तो प्लेटलेट्स पहले भी था कि रक्त भी मानू। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो आपको पहले भी क्वेश्चन था केमिस्ट्री में, अम्ल भस्म में, कि 7 एवं 7.8 के बीच में काम करता है। अगला प्रश्न की रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेटलेट्स इसका आंसर होगी, देखिए 3 बार पूछ दिया है अभी तक। अगला प्रश्न है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन या सीरम? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है, लोहा पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन है क्या? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? अब सोचिए, स्टोमाटा एक प्रकार का छिद्र है, ना, जिसको रंध्र भी हिंदी में बोलते हैं। यानी एक प्रकार का ये भैया गेट है, इसको खोलने का काम कौन करेगा? तो जो गेट पर कोशिका होगा, यानी द्वार कोशिका इसको कहेंगे। गेट को खोलने का द्वारपाल ना काम करता है, तो द्वार कोशिका। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र, जड़, तना, टहनी? देखिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है। और वाष्प उत्सर्जन भी रंध्र के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? लेकिन आदमी और चूहा में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए भैया, मेरे पास एक चूहा है, आपको दिखाते हैं, उसको हम कई बार स्पर्श किए, उसका धड़कन सच में आदमी से बहुत तेज होता है। आपको हम चूहा दिखाते हैं। देखिए ये चूहा आपको दिख रहा है, इसका धड़कन बहुत तेज चलता है, हम लोग से ज्यादा तेज चलता है। देखिए बहुत ही चूहा देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन के। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में? देखिए तो फ्लोएम जो भोजन का परिवहन करता है किस रूप में परिवहन करता है? कार्बोहाइड्रेट का परिवहन तो सुक्रोज के रूप में करता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप ग्लूकोज मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये होता है से जंतुओं में होता है, मानव में होता है, पेड़ पौधों में नहीं होता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। देखिए आप लोग फ्लोएम और जाइलम के बारे में पढ़े कि 4 प्रकार के कोश कौन से मिलकर बनी होती है? कि जो जाइलम होता है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तत्व, जाइलम मृदुतक, और फ्लोएम में बना होता है सह कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं। तो यहीं पे कहा है कि चालनी नलिकाएं किसे पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है, ठीक है, ओके। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता था? 120 दिन होता है। लेकिन इसमें एक और तरीका से, जब जाइलम जल का परिवहन करेगा तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, क्योंकि जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक तो पता चल जाता है, और फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक को तो नामे से पता चल जाता है। सोचिए ना, चालनी नलिकाएं की बात किया तो पानी को चालनी से मतलब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चालनी से पानी को नहीं चल सकते, इसलिए भोजन को फ्लोएम में आ जाएगा। कुछ इस तरह से तरीका याद करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक कहने का मतलब कि बहाने वाला, ले जाने वाला। एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों बात है, क्योंकि जाइलम पानी को लेके जाता है और फ्लोएम भोजन के लेके जाता है। यानी इसमें से क्या होता है कि बी और सी दोनों, ओके। रक्त क्या है? ऊतक है कि कोशिका है कि पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए तो यहाँ पर ऊतक और पदार्थ भी तो है, यहाँ पर ज्यादा सटीक आंसर ऊतक होगा। आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक ना। ऊतक, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। मानव हृदय घिरा हुआ होता है। मानव हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से। अगला प्रश्न, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए ना, आप लोग पढ़े कि 2 से 4 दिन, पढ़े ना कि 2 से 4 दिन होता है। एक ऑप्शन में है 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन और 4 महीना से अधिक। देखिए अगर ऐसा ऑप्शन है, देखिए यार कई बुक में अलग अलग रहता है, तो आप कम से कम मारने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ 12 से 20 दिन टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है ना। इस सब का एग्जैक्ट नहीं होता कि इतना ही दिन होवे करेगा। ठीक है। प्रश्न है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए पक्षी और मनुष्य में होता है, मक्खी में नहीं होता। तो आप लोग कहें कि ना कैसे, हम लोग तो मारते हैं तो रेड निकलता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड होता है। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए भैया, ये जो हम लोग का खून पीता है मक्खी ना, ऊ वाला के कारण रेड होता है। तो ये जो हम लोग का खून है मक्खी के लिए भोजन है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें पाया, तो इसमें नहीं होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। तो आयरन की कमी से कौन सी रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। यानी हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया रोग होगा। बात समझ में आ गया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो याद कीजिए कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें तीनों का कार्य पढ़ते थे। तो आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का काम करता है, जिसमें हीमोग्लोबिन रहता था। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता था। कि आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी बीपी किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इस प्रश्न ये है, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रीनल द्वारा, वृषण द्वारा। तो देखिए बीपी जो नियंत्रित करता है ना, आप यहाँ पर थायराइड द्वारा होगा। जैसे एड्रीनलिन जो होता है, इससे एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है जो बीपी को बढ़ा देता है। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये बीपी को क्या करता है कि कम कर देता है। ब्लड कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है? यानी जो द्वार कोशिका होती है उसकी भीति कौन वाला मोटी की मतलब भीतरी की, बाहरी की, पार्श्व, इनमें से वाला जो होता है ना, उसकी दीवार मोटी होती है। जो द्वार कोशिका के भीतरी वाला सतह होती है मोटी होती है। सोचिए ना, द्वार कोशिका कुछ ऐसा रहता है ना, इस तरह से रहता है। आप लोग को फोटो बनाए होंगे। और इसके बीच में जो रंध्र है, अब इसके भीतरी वाला जो दीवार रहता है वो मोटी रहता है, क्योंकि इसको बार बार फैलना होता है, बार बार सिकुड़ना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी रक्त जब शरीर के कोई अंग काट जाता है, रक्त स्राव को रोकने का कौन सा काम करता है? लसिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स, कई बार तो सवाल पूछा हुआ है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? देखिए कोई कहे शीतलन आया तो 80 और कुंचन आया तो 120, तो शीतलन आ गया तो 80 mm Hg, चूंकि Hg ऑप्शन में छूट गया है। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन वो होता है एक प्रकार का प्रोटीन, इसीलिए इसे दे दिया है गौड़ाने के लिए। तो हिपारिन, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, या इनमें से सभी? तो भैया सब तो उत्पन्न होवे करता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 भी होता है, जल भी होता है, ऊर्जा भी होता है। हो जाएगा डी। प्रश्न है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो डायलिसिस मशीन के द्वारा जो शुद्धिकरण होता है उसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ठीक है। ओके। ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए रक्त का कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो आरबीसी। तो देखिए ये थर्ड चैप्टर में लगभग 3600 सवाल पूछा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो